प्रस्तुत है किसानों का विशेष कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल और मेरे साथ है आपका दोस्त अरविंद, और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। एक बार फिर से नई बातें लेकर, किसानों की बातें लेकर, किसानों की सफलताओं की बातें लेकर और किसानों की बेहतरी की बातें लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। जी हाँ, और जैसे कि शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन हम बातचीत कराते हैं अपने ऐसे किसान मित्रों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में किसी खास खेती को लेकर या खास कार्य को लेकर के सफलता हासिल की है, जिससे कि हमारे बाकी के सुनने वाले किसान मित्र जो हैं वो भी अपने आप को प्रेरित करें और आगे बढ़ें। जी हाँ कोमल, ऐसा होता है कि जब हम खेती की बात करते हैं, आम अवधारणा की किसानी की बात करते हैं ना, फसलों की बात करते हैं, तो गेहूं चावल एक ऐसी दो फसलें हैं जो उभर के हमारे जहन में आती हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें लोग खेती में लगे हुए हैं, इनकी डिमांड भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फसलें हैं जो इनसे कमतर नहीं है, खेतों के लिए भी बेहतर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है और किसानों के खुद के लाभ के लिए भी बहुत बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी पिछड़ जाती हैं। उनके बारे में या तो जानकारी कम है या फिर लोगों में उत्साह कम होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपका जो इशारा है वो समझ रही हूँ अरविंद। आप बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। आज इसी के बारे में जो सफलता की कहानी किसान की ज़बानी जो है वो भी हम अपने श्रोता मित्रों को सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मोटे अनाज के बारे में। जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में हम बात करें तो ये ऐसे अनाज होते हैं जो मोटे अनाज कहलाए जाते हैं, और इनकी खेती करना ना सिर्फ किसानों के लिए अच्छा होता है बल्कि उनकी जो मिट्टी होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं और इसकी उपज करने से जो है हमारे किसानों को कीटनाशक का भी कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, तो दोस्तों ऐसी ही एक सफलता की कहानी हम लेकर आए हैं आप ही की जुबानी, यानी किसान मित्र की जुबानी, जो इस खेती से जुड़े हुए हैं, इन फसलों से जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी ये सफलता की कहानी। नमस्कार, सफलता की कहानी किसान की जुबानी में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, आज हम उन किसानों से बात करते हैं जो मोटे अनाज की खेती करके सफलता की कहानी रच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम गुरमुख सिंह है और मैं गांव रंगीलपुर का रहने वाला हूं। तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब का हूं मैं। मेरे पास ये 11 एकड़ कुल हैं जिसमें मैं जैविक खेती कर रहा हूं। उसमें से 4-5 एकड़ जो है मैं वो ये मूल अनाज, मोटे अनाज की खेती कर रहा हूं। हमारे पूर्वज जो खाया करते थे भोजन, ये सब मूल अनाज हुआ करते थे, इसीलिए उनको मूल अनाज बोला जाता है। कोदरा है, रागी, कंगनी और छोटी कंगनी जिसको ब्राउन टॉप मिलेट बोला जाता है, कुटकी है, सामक है। ये सबकी खेती मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। जो पहला मेरा जो था वो ट्रायल बेसिस पे था, थोड़े एरिया में कर रहा था।
अब मैंने अपने यहाँ खेत में एक प्रोसेसिंग यूनिट भी डाला हुआ है। मूल अनाज की खेती है, इसमें बहुत कम पानी से ये खेती होती है। जैसी भी जमीन हो उसमें ये खेती हो जाती है। उसके अलावा इसका जो पराल है पशुओं के लिए बहुत अच्छा है, खाने के लिए चारे में। ये आपकी स्ट्रा बर्निंग जिसको हम बोलते हैं उसकी भी समस्या नहीं रहती है। इसलिए जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याओं का हल इस खेती में है। और इसके अलावा इनके खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। उस सबके ऊपर हमने अच्छा रिजल्ट देखा। पिछले 2 साल से हम खुद भी खा रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे से लेके खा भी रहे हैं। पिछले 5 साल के हमारा तजुर्बा ये बताता है जो है मूल अनाजों की अगर खेती हम नर्सरी लगा के करें तो इसमें अच्छा यील्ड भी मिलता है और घास पतवार की जो समस्या रहती है खेत में, क्योंकि ये सावन महीने की फसल है और इसमें बरसात के दिनों आमतौर पे खेतों में खरपतवार घास हो जाता है और उसकी जो है गुड़ाई करनी आसान हो जाती है जब लाइन स्विंग करते हैं। तो इसलिए हम नर्सरी लगा के इसको लगाने के लिए हम किसानों को बताते हैं। कितने समय की फसल हो जाती है ये? सामा है, कुटकी है और छोटी कंगनी है। इनका जो समय है वो 70-75 दिन का समय है फसल का। इसके अलावा जो कोडो है उसका समय जो रहता है करीब 5 महीने का रहता है और कंगनी उसका समय करीब 120 दिन के करीब रहता है और इसको रागी बोलते हैं। 110 दिन में बड़े आराम से ये फसल हो जाती है। जितने मिलेट हैं, जितने मूल अनाज हैं, इनमें अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू है इनकी और जिस अनाज में न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहेगी वो खेत से न्यूट्रिशन भी अच्छा लेते हैं। मल्टी क्रॉपिंग करें, 2 लाइन 3 लाइन इसकी लगा के एक भी मिलेट की, उसके बाद में अगर मूंग लगा दें, उड़द लगा दें, अरहर लगा दें, तिल है, ये सब लगा दें। ऐसा करके अगर हम मिश्रित खेती करते हैं तो उसमें हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति कायम रहती है, कम नहीं होती है। देसी बीज है तो उन्हीं बीजों की खेती करते आ रहे हैं और ये जो बीज है इनमें अच्छा गुणवत्ता है और इनमें अच्छा वो खुराकी तत्व है। किसानों को इस खेती के प्रति कैसे प्रोत्साहित करते रहते हैं आप? किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम पिछले 3 साल से इसकी बुआई की जानकारी देते हैं और हम अपने तरफ से 100 ग्राम बीज एक किसान को देते हैं, जिसमें हमारी 3 कंडीशंस रहती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि केमिकल के बिना इसकी खेती करोगे, पेस्टिसाइड वीडिसाइड नहीं डालोगे। दूसरी कंडीशन ये रहती है जैसे आपको हम बीज फ्री दे रहे हैं ऐसा एक बड़ा नेटवर्क बनाएं, आप भी दूसरे किसानों को इसको बुआई करने के लिए प्रेरित करें और उनको भी बीज फ्री में दें। तो हम किसानों को ये भी संदेश देते हैं कि कम से कम अपने घर में अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने खेत में हर वो चीज पैदा करें जो जिसमें आप जहर ना डालें, अपने बच्चों को जहर मुक्त खाना खिलाएं। ऐसा हम उनको संदेश देते हैं। हजारों किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश के किसानों में भी मैंने बीज भेजा है। ऐसे मैं सबको बीज भेजता हूं। उनसे मैं अपना कोरियर का चार्जेस भी नहीं लेता हूं। इसलिए नहीं लेता हूं कि किसान उनके पास सही, शुद्ध और देसी बीज किसानों के पास पहुंचे और उनको उगाने में उनको सहायता मिले और हर तरह की उनको जानकारी देता हूँ। ये मूल अनाज है, सबको जो है वो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जैसे धान के ऊपर से छिलका उतार के चावल बनता है, ऐसे ही इन मूल अनाजों के ऊपर एक छिलका रहता है, उसको उतार के खाने लायक बनते हैं। हम जो किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ये आने वाला हमारा फ्यूचर फूड है। अगर आने वाली नस्लें को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें इन फसलों को ट्राई करना है और छोटे किसानों के लिए ऐसे है कम एरिया में इसकी ट्रायल करें, बुआई करें और इसमें ये जो अनाज है उनको हम कैसे यूज करना है बिना प्रोसेसिंग के वो भी हम किसानों को बताते हैं। जैसे सांवा है, हरी कंगनी है और कुटकी है, ये तीनों अनाजों को अंकुरित करके इसका आटा पिसाई करके हम खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रागी में तो कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, आसानी से उगाई जा सकती है और रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। ये मूल अनाज है, लॉन्ग टर्म लाभ है इसमें, तो बोलते हैं ये आपका इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसमें लाभ मिलेगा। इसके भंडारण में ज्यादा वो अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। यही है कि हम जब खेत में इसकी जब कटाई करते हैं तो इसको सुखा के अच्छी तरह, उसके बाद जो है घाई जो ट्रैक्टर के ऊपर घुमा के करना पड़ती है, ट्रैक्टर के साथ घाई कर ली जाती है। उसको जो आपके जूट वाले बोरे हैं उनमें आपको रखो तो और सालों साल इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। जितने भी मूल अनाज हैं सबसे अच्छी एक गुण है सालों साल रखने से वो जो उनके गुणवत्ता है वो कम नहीं होती है। रेनफेड एरिया जो है वहाँ इसकी बुआई की जाती है। अच्छा मौसम अगर बन जाए तो फसल अच्छी हो जाती है। रेनफेड एरिया में अच्छी गुणवत्ता आती है। गुरमुख सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं गांव बड़ोखर खुर्द, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी, मोटी अनाज की श्रेणी में हमारे इलाके में उगाए जाने वालों में से ज्वार, बाजरा, सावा, काकुन, कोदो और मक्का है। हमारे यहाँ अब केवल ज्वार और बाजरा होता है और कभी कभी मक्का ले लेते। हमारे गांव में 3 प्रकार की मिट्टी है, एक पड़ुआ, एक काबर, मार्श माने ब्लैक कैटन सॉइल। तो जो पड़ुआ वाले इलाके हैं जिनमें पानी तुरंत बह जाता है या सीपेज हो जाता है, ऐसे इलाकों में मिलेट्स की खेती की जाती है। जो इनमें जल भराव होता है उसमें मिलेट्स की खेती नहीं होती है, इसलिए कि मिलेट्स होता ही खरीफ है। वो तो खरीफ में पानी बरसता ही है, तो पानी बरस के अगर नहीं निकल जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएंगे। जितना पड़ुआ क्षेत्र है हमारे गाँव में, वहाँ पर काश्तकार ज्वार बाजरे की खेती लेते। तो जब बात हम अगर ज्वार बाजरा की करते हैं तो इसमें एक किसान को कितना श्रम लगाना पड़ता है और ये कितने समयावधि की फसल है? ये बहुत कम अवधि की फसल होती है, इसमें बहुत कम श्रम लगता है। बुआई में तो सीधे छिटकमा विधि से इसकी बुआई होती है। अगर इसकी एक बार निराई गुड़ाई हो जाती है तो यह इसके उत्पादन में 2 से 2.5 गुनी वृद्धि हो जाती है। और यह अलग अलग फसलें अलग अलग दिन की होती हैं, जैसे सावा, कोदो, काकुन, तो ये 60 दिन की फसलें होती हैं। बाजरा 70 दिन 80 दिन में आ जाता है, लेकिन ज्वार लगभग 100 दिन 110 दिन लगते हैं। तो इन फसलों की कितनी ऊंचाई हो जाती है और क्या उसके साथ में कोई छोटी अवधि की फसल और छोटी ऊंचाई की फसल ले सकते हैं? जी, लेते ही हैं। हम लोगों के यहाँ जो परंपरा है वो अरहर के साथ में लेने की परंपरा है। तो अरहर की हाइट ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर तक होती है या कभी कभी 2 मीटर भी हो जाती है, बहुत अच्छी ही। बाजरा और ज्वार इसके ऊपर निकल जाता है तो उसकी फलत ऊपर आ जाती है। लेकिन ज्वार और बाजरा को हम लोग कार्तिक के महीने में कटाई इसकी शुरू हो जाती है, तो इसके भुट्टे भुट्टे निकाल लिए जाते हैं और जानवरों के लिए उसके बीच वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। इसी के बीच में मूंग और उड़द, तो उसकी फलियां तोड़ी जाती है, तो बहुत सारी फसलें एक साथ हो जाती है। यह छिटकवा विधि से बोए जाते हैं हमारे इलाके में। बाद में जब निराई गुड़ाई करते हैं तो इसकी थिनिंग की जाती है, माने ज्यादा पास में यदि पेड़ हैं इसके तो इसके पेड़ की दूरी बढ़ा दी जाती है। कभी कभी बाजरे को एक साथ भी लेते हैं, लेकिन वो चारा के लिए ज्यादातर लेते हैं कि जब हम जानवरों को खिलाते हैं, कि इसमें कोई भी रोग नहीं लगता है। सबसे सस्ती फसल होती है, सबसे सरल विधि से आती है और इससे जानवरों के लिए चारा भी अतिरिक्त मिल जाता है। इसमें एक ही समस्या है, चिड़िया बहुत खाती है इसको, तो चिड़ियों के लिए मचान बनाकर उसको उड़ाने का काम करते हैं। उसके लिए कोई केमिकल हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारी किस्में अब वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं। हमारे यहाँ ज्वार 18 प्रकार की ज्वार होती है। खाने वाली ज्वार, दलिया बनाने वाली ज्वार, जानवरों को खिलाने वाली ज्वार, ये 3 प्रकार की ज्वार, एक लाल कलर होता है, एक का सफेद कलर होता है। तो इस तरह की ज्वार को हम लोग यहाँ पर जो पारंपरिक बीज हैं उन्हीं से उगाते हैं। इसी तरह बाजरे में भी है। बाजरे में जो देसी बाजरा है वो महीन होता है और उसकी हाइट थोड़ा सा छोटी होती है, लेकिन भुट्टा लंबा होता है और यहाँ के वातावरण में बहुत अनुकूल होता है। तो बाजरे में हमारे पास पारंपरिक बीज है। ज्वार में कई प्रकार की ज्वार होती है। हमारे यहाँ परंपरा है कि अद्रा नक्षत्र के पहले जून महीने में हम लोग पूरे खेत में गोबर की खाद डालते हैं सड़ी हुई। हम लोग कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न तो करते हैं और न किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लाइन स्विंग होती नहीं है। क्योंकि पेड़ के नीचे जहाँ जड़ होती है वहीं पर डीएपी देने से डीएपी का कोई लाभ होता है, इसलिए डाइअमोनियम फास्फेट भी हम लोग नहीं देते हैं। और यूरिया देने का इसलिए कोई तुक नहीं है। जो बहुफसली विधि होती है तो कुछ फसलें नाइट्रोजन लेके अपने आप उन फसलों को जो नाइट्रोजन नहीं ले पाती हैं वातावरण से उनको दे देती है। ये एक दूसरे से उन आवश्यक तत्वों को पूरा कर लेती हैं, इसको अतिरिक्त देने की कोई जरूरत नहीं होती। गोबर की खाद देने से इसमें भरपूर उत्पादन होता है, क्योंकि मिनरल्स बहुत अधिक होता है, लगभग 11% तक होता है बाजरे और ज्वार में। तो मिनरल आता भी नहीं है किसी रासायनिक खाद से। तो जो व्यक्तिगत रूप से मैं करता हूँ उसमें बकरी की खाद जरूर मिलाते हैं। तो बकरी की खाद क्योंकि पत्ती खाती है तो उसकी जो मींगनी होती है उसमें मिनरल की अधिकता होती है, उसका उत्पादन पूरा हो जाता है। हमारे यहाँ 700-750 मिलीलीटर वर्षा होती है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से वर्षा कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। इसका तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन अधिकांशतः कई वर्षों से हमें पानी देना नहीं पड़ता। इसमें जो पानी ऊपर से बरसता है वही पर्याप्त हो जाता है। हम जिस विधि से खेती करते हैं उसका नाम है आवर्तनशील खेती। हमारा सिद्धांत है कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। तो हम जितना हमारे पास चीजें तैयार होती हैं, जितना हमारे और जानवरों के और रिश्तेदारों के खाने से बचता है, उसको हम प्रोसेस कर देते हैं। हमें इसको अलग से मार्केट ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती है। जिन जिन लोगों की जरूरत है वो हमारे पास से ले जाते हैं। और इस दौरान में इनके रेट भी बढ़े हुए हैं। अभी तो 70-80 रुपए किलो तक बिक जाता है। मैं किसानों को
तो ये सलाह देना चाहूंगा कि अपने खेतों में बहुत प्रकार की फसलों को बोएं। इससे हम 3 संकटों से मुक्त हो जाते हैं। अकेले न ज्वार की खेती करें, न बाजरे की, न केवल मिलेट्स की खेती करें, सारे प्रकार के अनाज, तेल, दलहन, तिलहन, सब्जियां सब खेती करें। इससे होगा ये कि बाजार में जब ज्यादा उत्पादन होता है तो बाजार डाउन हो जाता है, कम उत्पादन हो जाता है तो बाजार बढ़ जाता है। और यदि सारे किसान अपने खेतों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सब प्रकार की खेती करेंगे तो बाजार में कुछ न कुछ चीज का दाम बढ़ा रहेगा, उसको अपना बेचते रहेंगे, बाकी अपना सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, मौसम के मार से भी बच सकते हैं। कभी कभी मौसम किसी एक फसल के लिए अनुकूल हो जाता है और किसी दूसरे के लिए प्रतिकूल हो जाता है। खरीफ की फसल लगभग बिना लागत की होती है, 2 जुताई और तीसरी बार उसी जुताई से मिला देते हैं। इसके अलावा बीज बहुत कम मात्रा में लगता है, 1 एकड़ खेत में भी 1 किलो बाजरा पर्याप्त हो जाता है। जो लागत लगभग ना के बराबर है। इसमें जितनी भी लागत है गुड़ाई में लागत है। प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या सफलता की कहानी किसान की जुबानी के इस अंक में आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सफलता की कहानी किसान की जुबानी के इस अंक में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसान मित्रों से बातचीत। जी और दोस्तों, जैसे आपने जाना कि कितने लाभ हैं मोटे अनाज की खेती में भी और किस तरह से रसायनों का उपयोग भी कम होता है और किसान भी किस तरह से लाभ उठा सकता है और कैसे हमारी जो धरा है उसको भी बचा सकता है, उसकी उर्वरता को बचा सकता है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा 3 प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये थी किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के बारे में जानकारी, जो कि एक वीडियो कॉन्टेस्ट है। 15 जून से लेकर 8 जुलाई तक चलेगा ये। इसमें आप भागीदारी ले सकते हैं और किस तरह से और अधिक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। विजिट कीजिए वेबसाइट innovateindia.mygov.in पर जाके। जी हाँ, innovateindia.mygov.in पर आप जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं और अपनी सफलता की कहानी भी हम तक पहुँचाएं। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके दो दोस्त, मैं हूं कोमल और मेरे साथ हैं अरविंद। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हमने बात की थी मोटे अनाज के बारे में, जी हाँ, ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में, इसके अलावा तमाम तरह के विषयों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहते हैं। जो मेन मुद्दा हमारा रहता है, जो मेन हमारी कोशिश रहती है, किस तरह से हम जो किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करें, उनकी लागत को कम करें और किस तरह से किसान और उससे लाभान्वित हों। और इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम अपने किसान भाइयों तक वो सारी जानकारियां पहुंचाएं जो सरकार की योजनाओं के द्वारा उन तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने समय समय पर सरकार जो है अलग अलग तरह की छूट, सब्सिडी या योजनाएं लेकर आती रहती है हमारे किसान मित्रों के लिए, तो वो कई बार जानकारी के अभाव में इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम अपने कार्यक्रम में वो सब बातचीत शामिल करें जिससे कि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जी हाँ, कोशिश करते हैं कि आप जो भी आपके काम की चीज़, आपके लाभ की चीज़ है, उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें। लेकिन आप भी अगर किसी वजह से और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, फिर आप किसी वजह से कोई नहीं जानकारी पाते हैं, तो आप जाके कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नज़दीकी कृषि केंद्र में जा सकते हैं। इस तरह के जो तमाम जो रिसोर्स हैं और जो चीज़ें हैं, वहाँ से जाके आप अपनी जो जानकारी उसे ज़रूर पूरा रखें, क्योंकि जब तक चीज़ें आप तक नहीं पहुँचेंगी वो उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सिर्फ सरकार के प्रयास काफ़ी नहीं, आप तक उन चीज़ों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप भी अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करें कि उन चीज़ों का आप तक लाभ ज़रूर पहुँचे। बिल्कुल, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जो है आजकल जी रहे हैं अरविंद, और हम सभी के पास आजकल मोबाइल फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, बल्कि चाहे शहर हो या गाँव हो, संचार के माध्यम इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं कि हमारे किसान मित्र भी अपने फ़ोन पर बैठे बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो ले सकते हैं, अपने कृषि केंद्रों से जुड़ सकते हैं, आसपास की मौसम का हाल भी वो वहाँ से ले सकते हैं। और जब उन्हें विशेषज्ञों से राय चाहिए तो उसके लिए तो हम यहाँ पर बैठे ही हैं, क्योंकि हम समय समय पर जो है कुछ विशेषज्ञों को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं जिनसे वो यहाँ पर फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। जी हाँ, जानकारियाँ बहुत होती हैं, काम की बातें बहुत होती हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है जो बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन में, वो होता है गीत संगीत। और गीत संगीत किसानों के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। हर किसान के जो एक त्योहार हैं, उसकी जो फसल चक्र है, कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए एक ना एक गीत मौजूद होता है। तो क्यों ना एक गीत का भी समावेश आज के कार्यक्रम में किया जाए। मेरी पायल सजना टूट गई, मेरी पायल सजना टूट गई, मैं हो गई बड़ी निराश, मेरे संग चलना मोल में। मेरी पायल सजना टूट गई, मेरी पायल सजना टूट गई, मैं हो गई बड़ी निराश, मेरे संग चलना मोल में। पायल ले आई, मेरी सखियाँ पायल ले आई, मुझे करना नहीं निराश, मेरे संग चलना मोल में।
मेरा बिन पायल मन ना लगे, मेरा बिन पायल मन ना लगे। मुझे तुझसे बड़ी है आस, पिया संग चलना मौल में। चलना मौल में। रेनू बरमन चल दी मौल में, रेनू बरमन चल दी मौल में, रेनू बरमन चल दी मौली में, रेनू बरमन चल दी मौली में। ये मौका बड़ा है खास, मेरे संग चलना मौल में। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीत, जो कि हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है लोक संगीत का, हमारे कृषि के जीवन में भी और हमारे आम जीवन में भी। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको उम्मीद अच्छा लगा होगा और इसके दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।